स्कीम ऑन क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। देखिए, ये अक्टूबर का महीना का न्यूज है। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो खेतों में क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद उनका रेसिड्यू रह जाता है, इसको सही से मैनेज करना जरूरी है। आप जानते हैं ये काफी पॉपुलर है कि दिल्ली या जो नॉर्थ बेल्ट का विंटर समय में जो पॉल्यूशन होता है उसका बड़ा कारण ये देखा गया है कि किसान इस क्रॉप रेसिड्यू को जलाते हैं। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और जो एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इधर एनसीटी रीजन है ना, इधर के किसानों के ऊपर में ये आरोप पड़ते हैं कि किसान क्या है इन क्रॉप के रेसिड्यू को जलाते हैं ताकि उनको विंटर सीजन या रबी सीजन में जो गेहूं लगेगा उसके लिए सही समय में फसल तैयार करने के लिए जगह मिल सके। तो आजकल चूंकि मशीन से हार्वेस्टिंग होती है, कंबाइन हार्वेस्टर से, ये क्रॉप रेसिड्यू और कई गुने मात्रा में खेत में ही छोड़ देते हैं। अब उसको इकट्ठा कर लेंगे तो और क्या काम आएगा, वो तो एक्स्ट्रा लेबर खर्चा आ जाएगा। तो वो वहीं पे उसको जलाने की कोशिश करते हैं और ये चीजें चलती आ रही है, जिसके वजह से माना गया है कि विंटर सीजन में दिल्ली या आसपास के एरिया में ना प्रदूषण का बड़ा कारण सरकारी तौर पे माना गया है। अब इस चीज को कंट्रोल करने की दिशा में कई सारे प्रयास सदियों से तो नहीं, कई सालों से चलते आ रहा है। आइए इस दिशा में क्या क्या पहल हुए, कब से स्कीम चला, इसके बारे में जानते हैं। न्यूज में ये था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं वो पंजाब विजिट किए हैं कि वहां पे क्रॉप रेसिड्यू को मैनेज करने के जो मशीन हैं उनको फार्म डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। तो खेत में ना कैसा मशीन क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्रॉप के रेसिड्यू को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी क्रॉप रेसिड्यू को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। ये सरकारी अधिकारी देख रहे नहीं गए थे और फिर बाद में किसानों को उनके ऊपर में मशीन को खरीदने के लिए सब्सिडी देते, तो इसलिए गए थे, इसलिए न्यूज में था। अब आपको बताऊंगा 2018-19 में 2018-19 में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इस नाम से स्कीम लॉन्च हुआ। यहाँ पे किस चीज पे जोर दिया जा रहा है? इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू। जो भी क्रॉप रेसिड्यू होते हैं उनको इन सीटू यानी उसी खेत में ही मैनेज करना, ये इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू कहलाता है। तो उसको उसी खेत में मैनेज कैसे करते हैं? कई सारे मशीन आते हैं जो क्रॉप रेसिड्यू को ना तोड़ के वहां पे कुट्टी करके ना वहां पे एज ए फर्टिलाइजर या सड़ने लायक छोड़ देते हैं। तो ये मशीन है ना, इसको लोग खरीदें सब्सिडाइज्ड रेट में, तो सरकार ने उसको खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी दे दिया गया, इसलिए ये स्कीम लाया गया। और ये स्कीम खास करके जो ये एयर पॉल्यूशन से ग्रसित एरिया थे, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और एनसीटी ऑफ दिल्ली, इन राज्यों को सपोर्ट करने में ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई। समझ में आ गया स्कीम का? अब 2018 था। यहाँ पे बैकग्राउंड जान लीजिए, पैडी का जो स्टबल होता है इसको जलाया जाता है ताकि जल्दी से रबी सीजन में जो गेहूं लगेंगे उसके लिए टाइम पे खेत तैयार हो सके। तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जो भी इंडो गैंगेटिक प्लेन रीजन हैं, इन्हीं रीजन को पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी रीजन को इंडो गैंगेटिक प्लेन कहते हैं। बेस्ड ऑन एग्रोक्लाइमेटिक रीजन के आधार पे ये इंडियो गैंगेटिक प्लेन रीजन माना जाता है। इसी एरिया में पैडी स्टबल बर्निंग कॉमन प्रॉब्लम है। जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग होता है ना, उससे एयर पॉल्यूशन होता है और आप जानते हैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने की दिशा में कई सारे एफर्ट्स हुए हैं। अभी कुछ साल पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो किसान आंदोलन चल रहा था ना, तो किसान आंदोलन जो 3 कृषि कानून थे जो उनको सूट नहीं कर रहे थे किसानों को, उसको रिप्लेस करने का या उनको खत्म करने का तो बात कर ही रहे थे, लेकिन किसानों के ऊपर में एक से एक और भी डेंजर मतलब उनको दिक्कत पड़ी थी। उनमें एक था कि यदि वो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग करते हैं तो 3 करोड़ या 1 करोड़ के आसपास का जुर्माना था।
मतलब छोटा मोटा नहीं था। और चूंकि क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग है वो पूरा लोगों की ना हेल्थ पे बनाती है, दिल्ली या पूरा एरिया के। तो उस पे ना जो सुप्रीम कोर्ट है और एनजीटी है, एनजीटी नहीं, ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाँ एनजीटी बोलते हैं, वो इन्वायरमेंट को लेकर के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है जो देख रेख करती है, नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तगड़ा नियम निकालती है, तगड़ा फाइन मारती है एनजीटी। तो सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेशर था, एनजीटी ने भी कह रखा था, वो सरकार को सबको प्रेशर कर रखा था कि आप विंटर में पॉल्यूशन ना हो, इसको कंट्रोल करने की दिशा में कदम उठाइए। तो केंद्र सरकार ने सीधा फाइन मार दिया था बड़ा, 1 करोड़ के आसपास का। ठीक है, वैल्यू चेक कर लेना। तो अब 1 करोड़ का फाइन, वो भैया कई किसानों के पास तो टोटल संपत्ति 1 करोड़ का नहीं होगा, ठीक है, वो जला दिए और किसान है तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ऐसे में ना एक बढ़िया ऑप्शन ये है कि जो ऐसे मशीन जो क्रॉप के रेसिड्यू को काट करके ना उसको ठीक करें, इसको खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडाइज कर दो। किसान सब्सिडी पे खुद खरीद लें, जिसका 15 एकड़ 20 एकड़ है वो खुद खरीद ले। और दूसरा, वहां पे कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने की बात थी कि एक आदमी दुकान खोल ले कस्टम हायरिंग सेंटर, और मेजर इन मशीनों को सरकार से सब्सिडी लेके खरीद ले। जो भी किसान उनसे किराए में ले जाना चाहेगा वो ले जाए और उससे ना अपना काम करवा ले, जिसके छोटे छोटे एक जमीन है उन लोग, क्योंकि वो तो बड़े मशीन नहीं खरीदेंगे ना, कितना बड़ा मशीन खरीदेंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर को एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उसके तहत में कस्टम हायरिंग सेंटर आप में से कोई भी खोलना चाहते हैं तो भी बड़े पैमाने पे सब्सिडी ले सकते हैं। क्योंकि कस्टम हायरिंग सेंटर एक ऐसा दुकान होता है जहां पे आप सब एग्रीकल्चर के मशीन को रख सकते हैं और आप किराए में चढ़ा सकते हैं, किसानों को दे सकते हैं। तो इस तरह का दुकान खोलना चाहते हैं तो यू कैन गेट द सब्सिडी। ठीक है, अब यहाँ पे मशीन को सब्सिडी पे आप खरीद सकते हैं। तो इसका ओवरऑल उद्देश्य क्या था इस स्कीम का? क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट का उद्देश्य था, पहला, ये जो जोन है ना उसको एयर पॉल्यूशन से बचाना। दूसरा था मिट्टी की न्यूट्रिएंट क्षमता को प्रिवेंट करना ताकि वो लॉस ना हो, और मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब होते हैं वो भी आग की लपेटे में ना जल के मर जाएं, इससे भी बचाना। दूसरा है जो क्रॉप रेसिड्यू को मैनेज करने को प्रमोट करना, साथ ही साथ सही ढंग से मैनेज करना ताकि वहां मिट्टी का फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे, मिट्टी का पानी होल्ड करने की क्षमता भी बनी रहे। तीसरा ऑब्जेक्टिव था फार्म मशीनरी बैंक को प्रमोट करना, यानी कस्टम हायरिंग सेंटर लोग खोलें, इसको भी प्रमोट करना। इसके दिशा में भी काफी सब्सिडी मिला। और लोगों के बीच में अवेयरनेस जागृत करना, फार्म डिमॉन्स्ट्रेशन करना, ट्रेनिंग देना किसानों को कि ये जो मशीन होते हैं ये कैसे काम करते हैं, कैसे क्रॉप रेसिड्यू को काट के वहां जला देना, ये डिमॉन्स्ट्रेशन करना इस स्कीम का उद्देश्य था। यहाँ पे क्या सहायता राशि मिला था? तो यदि किसान खरीदता है कोई भी क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीन तो उसे 50% का सब्सिडी मिलेगा। लेकिन कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या पंचायत खरीदेगा गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए तो उसे 80% तक का सब्सिडी मिलेगा। कहानी तो बिल्कुल पानी की तरह साफ समझ में आ रहा है ना, वो अलग बात है आप सब्सिडी लीजिए या मत लीजिए, लेकिन कम से कम कहानी तो समझ में आ रहा है ना। द स्कीम, ये स्कीम है प्रमोट करता है उन सारे मशीन को जिन्हें क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीन के रूप में देखा गया। इनमें सुपर इंफ्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर कई आते हैं, बस जानना है